हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ लॉगल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी मायने के बारे में। ये पार्ट 3 है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल का। सर हेनरी मायने वॉज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। जो सर हेनरी मायने थे वो फाउंडर थे इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के। Savigny's views of historical school was carried forward by England by सर हेनरी मायने। जो हमारे सर हेनरी मायने थे वो सेविग्नी के जो व्यू पॉइंट्स था, उनका जो व्यू पॉइंट था हमारा हैबिट्स और कस्टम्स को लेके, जो सेविग्नी कहते थे कि कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल का बेसिस में होना चाहिए सब कुछ, वही चीज़ वही व्यू पॉइंट को वो आगे लेके गए इंग्लैंड में सर हेनरी मायने। तो ये फाउंडर थे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के, इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर थे। सेकेंडली, ये जो हिस्टोरिकल स्कूल का आइडिया था, सेविग्नीज़ का आइडिया जो था, उनको पुट फॉरवर्ड किए थे इंग्लैंड में। इनका मेजर वर्क था, इनका फर्स्ट वर्क जो था वो था एंशिएंट लॉ। फिर उन्होंने लिखा था विलेज कम्युनिटीज़, फिर अर्ली हिस्ट्री इंस्टीट्यूशन, और फिर डाइजेटेशंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम्स के बारे में। ये 4 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायने ने किस चीज़ में वर्क किया था और वो चीज़ कब कब पब्लिश हुई। मायने studied the Indian legal system deeply as he was a law member in the council of the governor। हमारे जो मायने थे वो इंडियन लीगल सिस्टम को बहुत डीपली स्टडी किए थे, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे। बिटवीन 1861 में वो एक जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो वो उन्होंने बहुत डीप स्टडी किया था लीगल सिस्टम को। तो मायने आइडियाज़ वे इनकॉर्पोरेटेड बाय द बेस्ट थिंग्स इन द थ्योरीज ऑफ सेविग्नी एंड मॉन्टेस्क्यू, एंड ही avoided what was best abstract and unreal romanticism. Maine favored legislation and codification of law, unlike Savigny. Sir Henry Maine described the development of the laws in 4 stages. First stage, rulers are believers to be acting under divine inspiration. जो हमारे रूलर्स थे वो एक बहुत बड़े बिलीवर थे कि वो सिर्फ एक डिवाइन इंस्पिरेशन के अंडर काम करते हैं। एंड द लॉज आर मेड ऑन द कमांड्स ऑफ द रूलर। और जितने भी लॉज हैं वो सिर्फ कमांड ऑफ द रूलर से बनते थे। फॉर एग्जाम्पल, द थेमिस्ट ऑफ द एंशियंट ग्रीक, the judgments of the king was considered to be the judgment of the god and some divine body. King was merely as executor of the judgment of the god, not by the lawmaker. पहले स्टेज में तो थे हमारे जो किंग थे, जो थेमिस्ट होते थे, वो एंशियंट ग्रीक में जब वो कोई सेंटेंस हमें देते थे, कुछ भी देते थे, तो वो हमारे लिए एक लॉ ऑर्डर होता था जो कि हमें गॉड से मिलता था, जजमेंट बाय गॉड। अगर वो किसी को भी अपने डिवाइन अथॉरिटी या फिर अपने पावर के अंडर किसी को भी कुछ भी करने को बोल दे, किसी को फांसी लगाने के लिए भी बोल दे, तो वो एक और जजमेंट ऑफ गॉड हो जाता था सबके लिए। तो रूलर जो बिलीव करते थे एक्टिंग अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन, पहला स्टेज में यही है कि सारे जो किंग्स थे, किंग्स को इंक्लूड करते थे बेसिकली। सेकेंड स्टेज में देन द कमांड ऑफ किंग कन्वर्टेड इनटू कस्टमरी लॉ। Command of king converted into customary law. The custom prevail in the ruler or the majority classes. Custom seems to have succeeds to the right and the authorities of the king. फिर जो किंग का कन्वर्ट हुआ, उसको कन्वर्ट होकर वो कस्टमरी लॉ में हो गया। फिर कस्टम्स बनने लगे, कस्टम्स बने तो क्या एक ग्रुप्स भी बनने लगे, क्लासेस में डिवाइड होने लगे। कस्टम प्रिवेल्स इन द रूलर्स और मेजॉरिटी क्लासेस। कस्टम सीम्स टू हैव सक्सीड टू द राइट एंड द अथॉरिटी ऑफ द किंग। थर्ड स्टेज में जो है द नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टम गोज इन टू द हैंड ऑफ अ माइनॉरिटी। अब जो कस्टम था वो चल जाता है माइनॉरिटी के हाथ में, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द लैंडमार्क पावर ऑफ द ओरिजिन लॉ मेकर्स लाइक
the knowledge of the customs goes into the hand of the minority classes or the ordinary classes, and the ruler is superseded by a minority or who obtain to control over the law. तो हमारा पहला स्टेज में तो किंग हमारे जो ऑर्डर्स बनाए, फिर किंग का ऑर्डर चला गया हमारा कस्टमरी लॉ में। अब यहाँ बोल रहा है कि कस्टमरी लॉ जो है वो माइनॉरिटी के हाथ में चल जाता है। थर्ड स्टेज में माइनॉरिटी के हाथ में चला गया, अब वो वीकन होने लगा। जो लैंडमार्क पावर था, जो ओरिजिन लॉ मेकर्स थे, अब वो धीरे धीरे करके वीक होने लगे और माइनॉरिटी और ऑर्डिनरी क्लासेस में आने लगे। एंड द रूलर इज सुपरसेडेड बाय द माइनॉरिटी। अब जो रूलर थे वो सुपरसेडेड बाय द माइनॉरिटी हो गए एंड ऑब्टेन अ कंट्रोल ओवर द लॉ। अब लॉ के ऊपर वो लोगों का कंट्रोल होने लगा। फोर्थ स्टेज में जो है हमारा जो लास्ट स्टेज है वो है लॉ इज कोडिफाइड और प्रोमुलगेटेड। लॉ जो है कोडिफाइड हो जाता है एंड प्रोमुलगेटेड हो जाता है। अब यहाँ प्रोमुलगेटेड का मतलब ये होता है कि आप कोई आइडियाज़ को जब प्रमोट करते हैं, जब उसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे फोर्थ स्टेज में ये हो जाता है। फर्स्ट स्टेज वॉज द किंग, जब किंग्स हमारे रूल्स बनाते थे। सेकेंड स्टेज वॉज जब किंग का कस्टमरी लॉ के पास चल जाता था पावर, द कमांड ऑफ किंग कन्वर्टेड इनटू कस्टमरी लॉ। फिर जो कस्टम्स का जो भी लॉ था वो माइनॉरिटी में चला गया। और फोर्थ स्टेज में द लॉ कोडिफाइड एंड प्रोमुलगेटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी विच डज नॉट प्रोग्रेस। स्टैटिक सोसाइटी का मतलब होता है जो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है एंड डेवलप देयर लीगल स्ट्रक्चर आफ्टर द फोर्थ स्टेज। और वो डायरेक्टली अपना फोर्थ स्टेज के बाद अपना जो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, उनका कुछ भी स्टार्टिंग वाला नहीं रहता है, वो होता है स्टैटिक सोसाइटी। जो फोर्थ स्टेज के बाद, फोर्थ स्टेज क्या था हमारा, प्रोमुलगेटेड और कोडिफिकेशन था हमारा, लॉ प्रोमुलगेटेड एंड कोडिफिकेशन, जिसमें प्रमोट किया जाता है आइडियाज़, तो उसे वो आ जाता है हमारे स्टैटिक्स के अंदर। तो सोसाइटी विच डज नॉट प्रोग्रेस एंड डेवलप देयर लीगल स्ट्रक्चर आफ्टर द फोर्थ स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लॉज आर स्टैटिक सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी डज नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड द एरा ऑफ द कोड्स। जो फोर्थ स्टेज के बाद प्रोग्रेस करना चालू करते हैं उसको स्टैटिक सोसाइटी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी किसको बोलते हैं? सोसाइटी विच गो ऑन प्रोग्रेसिंग आफ्टर द फोर्थ स्टेज of the development of the law are the progressive society. They develop their laws with the help of their instruments. अब ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या होता है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो होता है जो अपना प्रोग्रेशन करते रहता है, फोर्थ स्टेज के बाद भी अपना प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी करते रह रहा है, डेवलप होते रह रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब वही स्टैटिक सोसाइटी में क्या हो रहा था? They does not progress with the development of their legal structure after the fourth stage. वो फोर्थ स्टेज के बाद ही रुक गए हैं, वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। लेकिन वही प्रोग्रेसिव सोसाइटी में फोर्थ स्टेज के बाद डेवलप हो रहे हैं। किसके वजह से हो रहे हैं? विद देयर डेवलप देयर लॉज विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से वो आगे और डेवलप हो रहे हैं। और स्टैटिक सोसाइटी क्यों रुक गया है? स्टैटिक सोसाइटी डज नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड द एरा ऑफ द कोड। जो हमारा कोडिफिकेशन एंड प्रोमुलगेशंस था, उसके बाद वो बढ़े ही नहीं, स्टैटिक सोसाइटी रुक गए हैं और वही प्रोग्रेसिव सोसाइटी बढ़ रहे हैं। अब उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? दैट इज़ लीगल फिक्शन, इक्वालिटी एंड लेजिस्लेशन। अगेन लीगल फिक्शंस, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। सॉरी, मैंने पहले इक्वालिटी बोला था, दैट इज़ इक्विटी and legislation. Legal fictions changes the law according to the needs of the society without making any change in the letters of the law. Legal fictions harmonize the legal order but made the law difficult to understand. Legal fictions हो गया। Equity क्या होता है? Equity is the body of the rule existing by the side of the original civil law founded on the distinct principle. Equity helps to remove the rigidity and injustice. ठीक है? और legislation क्या है? Legislation is the most effective and desirable method for the legal change. Law will be enacted and become operative officially. ठीक है? अब ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लाइन इनफ है। स्टैटिक प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ आर द मस्ट टू see, look after it, and that's all for today.